जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर आज ये माशाल्लाह गुफ्तगू का चौथा हिस्सा भी आ ही गया। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। और पिछले दौर में हम बात कर रहे थे कि जो मैंने थोड़ा-सा गिला किया था कि खुद जो आपने इसकी तायीद भी की थी कि खुद जमीयत के अंदर जो एक निज़ाम था नए लोगों को तैयार करने का, हम्म। नए लोगों को तैयार करने का, उसमें भी आप कहते हैं कि थोड़ा-सा लगता है कि टारगेट्स में और गोल में वो गोल मेरा ख्याल है तब्दील हुए हैं या हमारे एजेंडे तब्दील हुए हैं, कुछ ना कुछ हुआ है। एक हाँ छोटा-सा इक़्तिबास जी जी, सुनाऊँगा कि जरूर जरूर। उस ज़माने में किस तरीके से लोगों को प्रिपेयर किया था। ये वही किताब जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया अच्छा। था, मिक्स्ड प्लेट ज़फ़र आलम तलत साहब की है। उसमें एक मज़मून है, इस मज़मून बेसिकली ये मज़मून तो अहमद आसिफ सिद्दीकी साहब का ही है। अच्छा। तो उसमें बताया था कि किस तरीके से नाज़िम की तरबियत होती थी ये। तो कहने लगे कि ये ज़माना था जब हमारे हल्के के नाज़िम तकरीर करने ही नहीं से नहीं बल्कि गुफ्तगू से भी बहुत घबराया करते थे और बकौल ज़फ़र आलम इंतहाई शर्मीले, घबरीले नौजवान थे। ज़फ़र ने उनकी झिझक निकालने के लिए नुस्खा तजवीज़ किया कि जिस घर से ये किताबों की मुहिम चल रही थी, जी। ये बुक बैंक की है, तो हर घर जाते थे किताबें इकट्ठा के लिए। तो ये ज़फ़र की तजवीज़ थी कि जिस घर से कोई मर्द या लड़का ना निकले और औरत आए अंदर से, तो फिर इनको हैंडल पकड़ा दें ताकि इनको मशक हो जाए बोलने की। तो बताए रहे थे दिलचस्पी हुई कि एक घर में जब खातून ने अंदर से कोई जवाब दिया, तो जो नए नाज़िम साहब थे अंडर ट्रेनिंग, तो उन्होंने जब हैंडबिल पढ़ना शुरू किया अपना, तो अंदर से दरवाज़ा खुला और एक हाथ में एक रोटी उस पर रखा और नाज़िम साहब के हाथ में रख दिया गया। ये उनका स्टाइल था। और दूसरा खुद इन्होंने बड़ा अपना इंटरेस्टिंग किस्सा लिखा है इसमें ज़फ़र आलम तलत साहब का ही कि कहेंगे कि एक इस घर पे दस्तक दी, घर में से एक बच्चा निकला, उससे पूछा कि घर में कोई बड़ा मौजूद है? जवाब मिला अम्मी हैं। ज़फ़र ने इंतहाई बुर्दबारी और बुजुर्गानापन से कहा, बेटे अम्मी को बताइए कि जमीयत के कारकुन आए हैं। उसने पहले तो सर उठाकर नजर भरकर ज़फ़र को सर से पांव तक देखा, फिर वहीं से इंतहाई रिज़िया तरन्नुम के साथ नारे मारता और कूदता हुआ घर के अंदर दौड़ा, अम्मी अम्मी जमीयत के कार्टून आए हैं। तो ऐसे तरबियत हुआ करती थी ये। अच्छा, वो उसने शनाख्त कैसे किया? बच्चे ने शनाख्त कैसे किया? जो ज़फ़र आलम तलत का हुलिया था और जिस अंदाज से वो गुफ्तगू कर रहे थे ये और वो बड़े एहतराम के साथ, तो उसने कारकुन को कार्टून समझा उसने ये। जब मैंने कहा ना कि मैं अम्मी से कही जमीयत के कारकुन आए हैं, तो उसने कहा कि अम्मी जमीयत के कार्टून आए हैं। तो एक दौर वो था। असल में एक मैं सिर्फ आखिरी इसके बाद मेरा वादा, मैं इसको कोई इख्तिबास ही सुनाऊंगा कि इन्हितात का जो अमल हुआ है। एक छोटा सा किस्सा ज़फ़र आलम तलत से है कि हम उम्मीदवार रुकनियत थे, ईद का मौका था, हम जामिया कराची के हॉस्टल से घर आए हुए थे। ये बात सऊदाबाद की है, शायद आप जानते हैं सऊदाबाद। उन दिनों हमारे घर टीवी नहीं हुआ करता था। हम लोगों से ईद मिलने हुए अपने पड़ोसी के घर गए जो तहरीकी घराना ना था। इत्तेफाक से उनके घर में टीवी था, जाहिर है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और ईद के हवाले से मज़ाहिया खाकों का प्रोग्राम चल रहा था, जो हम लोगों ने भी उनके साथ बैठकर देखा। अच्छा, उस जमाने में डायरी लिखना लाजमी था, ठीक है, जो उम्मीदवार ने रुकनियत से ये जब रोज़ शब लिखने बैठे तो उसका भी जिक्र कर दिया। अपनी रिपोर्ट नज़्म को जमा करा दी। जब रोज़ शब की रिपोर्ट वापस आई तो हमारी उस मसरूफियत पर सुर्ख कलम से दायरा बना हुआ था और तबसरा था, इस प्रोग्राम में नामहरम चेहरे कितने थे। सकते में आ गए, दिल लगता था कि जमीन फट जाए और हम उसे समा जाएं। इतना बड़ा गुनाह जो हमसे हुआ। तो देखिए, एक जमाने में गलत सही, लेकिन इतना एक तरबियत का मेयार था कि आपको जिनको आगे लेकर आना है उनको आपने मुआशरे में एक रोल मॉडल बनाना है। नहीं, वो जरूरी था। आज तो बहुत माजरत, सोशल मीडिया ने सबको एक लेवल पे लेकर आ गया है। नहीं, अब तो आप देखें तमाम दीगर पार्टियों के तालिब इल्म और कारकुनान को, और आप कोई फर्क नहीं है, वो भी नमाज पढ़ते भी तो सबको एक जगह जमा कर लें तो आपको 19-20 का फर्क है। या तो ये गेटअप का फर्क नजर आएगा, इनकी दाढ़ियां होंगी, नमाज पढ़ते होंगे, पाबंद होंगे, रवैयों के मामले में और एक्टिविटी के मामले में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और माशरती मेलजोल के मामले जी वो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। तो ये हुआ है। असल में तरबियत का मामला ये था कि अपने पीछे हमने टीम, अब तो अब बड़े लेवल पे भी देख लें कि गिने चुने कुछ लोग जो हैं वो आगे होते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाए, अल्लाह सबको अपनी अमान और हिफ्ज़ अमान में रखे, तो आपके पीछे कोई लीडरशिप नहीं होती। कहतुर रिजाल नहीं, कहतुर रिजाल नहीं, सेल्फिशनेस। मैं आ गई है, हम बस मैं, दूसरा कोई नहीं। हम जब हट जाएंगे, मुझे भी इस बात का बड़ा गिला है कि लोग जो है ना, बजाय से कि मैं, बल्कि मेरी वैल्यू कम हो जाएगा, मेरे मद्दे मुकाबिल मेरे जितना कोई आ गया लेवल पर तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं। जाहिर है कि मेरी भी हमदर्दियां तहरीक के साथ रही हैं और मुझे इस बात का बड़ा गिला रहा है। और मैंने कई उससे कहा
कि अगर किसी कंपनी के बोर्ड का डायरेक्टर 3 साल में तब्दील हो जाता है, अगर किसी बड़े से बड़ी जो बिग 4 ऑडिट कंपनीज हैं, वो किसी भी बैंक का ऑडिट जो है 3 साल से ज़्यादा नहीं कर सकती, उसके बाद वो या 6 साल की वजह से वो लाजमी तब्दील होना है। तो ये तहरीक के जितने बड़े ज़ाइमा है वो 17-17 साल तक अपनी जगह पे क्यों जम के बैठे रहते हैं ये? असल में उसकी वजह ये होती है, देखिए, जब असल में ये है वो निकासी, जी। जब आगे बैरियर लगा हुआ होगा तो पिछले लोग आगे नहीं आएंगे। जब फिर कुछ लोग होते हैं कि जिनके अंदर का टैलेंट तड़प रहा होता है, वो चाहते हैं अगले मनसब पे पहुंचे, जब उन अगले मनसब में मायूस होते हैं और विड्रॉ कर जाते हैं। मैंने सैकड़ों लोगों को मायूस होकर विड्रॉ, यार यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है हमारा, कोई फ्यूचर नहीं है हमारा। बहुत माजरत के साथ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बाज़ औक़ात ये लगता है कि जो ऐसी तहरीकें जो कि आलमगीर तहरीकें थी और बड़ा काम था उनका, तो उनके कारकुनान का हाल भी वो एक पागल खाने की नर्स जैसा हो गया, बहुत माजरत के साथ ये कि वो देख रही थी कि पागल जी खंबे पे चढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर ने कहा ये क्या है? कहने जी ये कह रहा है कि मैं बल्ब हूँ और मैं रोशनी दे रहा हूँ। तो उसने कहा उसको नीचे उतारो, कहने अंधेरा हो जाएगा। वो भी समझते हैं कि जो खंबे के ऊपर बल्ब है अगर उसको उतार दिया अंधेरा हो जाएगा। तो चलें खैर, ये तो हम सियासत पे आ जाएंगे, आते हैं फिर इल्म के ऊपर ही सारी। अमली ज़िंदगी में आपने कहाँ से स्टार्ट किया, फिर कैसे स्टार्ट किया? अमली ज़िंदगी तो मेरी बचपन में शुरू हो गई थी 5वीं क्लास से। मैं 5वीं क्लास, मैंने बताया कि आधे दिन स्कूल जाता था, आधे दिन जो है वो इसका काम करने या सूटकेस का काम करता था। फिर उसके बाद जब हम 9वीं में पहुंचे तो मैं और मेरा छोटा भाई जो है, हम दोनों मिलकर जरी का काम करते थे। ये जो जरी की साड़ियाँ वाड़ियाँ बनती हैं ना, हाथ का ये हम किया करते थे। और बहुत अरसे तक हमने दोनों भाइयों ने, घर हमने इसी से चलाया, तालीम भी तकरीबन इसी से हमारी पूरी हुई। और उसके बाद फिर छोटे मोटे काम, डबल रोटी बेच ली, अखबार डाल दिए, ये कर लिया, तो इजाफी खर्चा। और ये होता था कि महीने में हम मुश्किल से 70-80 रुपए, 90 रुपए, और बहुत कमाते थे 150 रुपए। 2 आदमी मिलके माँ के हाथ पे रखते थे। उस जमाने में बड़ी बरकत थी, माँ के हाथ पे रखते हुए बिस्मिल्लाह करके ले लेती। कभी उन्होंने ये नहीं कहा इसमें क्या होगा। आज 2 लाख रुपए भी खवातीन को दे दो, कहती बस जब वो कहती ना बस, बरकत निकल जा, खत्म हो जाती। माँ को कभी ला के देते थे, उन्हीं पैसों में घर भी चले, हमारी तालीमें पूरी हुई, हम बड़े भी हुए। माँ ने शादियां भी की बड़े बच्चों की, जिसमें मैं भी शामिल था। और छोटे छोटे ये जो झोपड़ी है, ये झोपड़ी खरीद के भी दी, इसमें रहो। 250 रुपये 200 रुपये महीने की वैल्यू क्या होती है। तो सब कुछ हुआ, बरकत थी। तो ये सब कुछ मामला होता रहा। फिर हमने ये सफ़र अपना ऐसे शुरू किया। फिर मैं कॉलेज चला गया। हाँ, मैं चाहूँगा थोड़ा सा भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से फारिग हो गए, फिर क्या किया? मैं फिर कॉलेज चला गया जी। कॉलेज में जाके वो डिबेटर बन गया। और उसके बाद फिर मैंने डॉ मेडिकल कॉलेज में से जो है मुकाबले जीते बड़े। वो खैर मैं भी आपको वो यूनिवर्सिटी की कहानी है बताता हूँ। वहाँ गए, कॉलेज में गया तो भी मैं जॉब करता। फिर मैं कंपाउंडर हो गया कि क्लिनिक पर, और कंपाउंडरी करता रहा बाकायदा, मुद्दतों वहाँ किए, उससे पैसे आते रहे थोड़े बहुत। उसके बाद मैं जब यूनिवर्सिटी में आ गया, तो यूनिवर्सिटी में आने के बाद जो है फिर मैंने रोज़नामा ऐलान में सब एडिटर के तौर पे काम शुरू किया। तो मैं 11 बजे, हम 1 बजे के पॉइंट से यूनिवर्सिटी से वहाँ जाते थे, क्या नाम है, अखबार में। और उससे पहले ये हुआ कि रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया था मैंने। तो महमूद भाई, मैं कोई गलती पर तो नहीं हूँ अगर मैं ये कहूँ कि आप में लीडरों की सारी खूबी पाई जाती थी, क्योंकि कौम को टीके तो आपने शौक लगाने शुरू कर दिए थे ना? हाँ, टीका तो लीडर तो यही करते ना, कौम को टीके लगाने शुरू कर दिए। तो वो असल में वहाँ हुआ। तो फिर ये हुआ कि मैं रेडियो पाकिस्तान में भी मैं इस तरह इस हादसाती तौर पर ऐसे गया था। बच्चों की दुनिया में जाते प्रोग्राम करके आ जाते थे। उसके बाद ये हुआ कि डॉ मेडिकल कॉलेज में उस जमाने में कुल पाकिस्तान मुकाबले होते थे, सारे पूरे मुल्क से तालिब इल्म बुलाए जाते थे, उनके खर्चे दिए जाते थे। तो वहाँ मैं 2 साल का विनर था। तीसरे साल गया था डिबेटिंग का। तीसरे साल आप तो शायर भी अच्छे थे ना? हाँ, नहीं अच्छा तो नहीं था, खैर अभी भी नहीं हूँ। तो तीसरे साल जब मैं गया तो मैंने वहाँ मुकाबला किया, जीता तकरीरी। तो 10 सिलेक्टेड लोगों में मेरा शुमार हुआ, पहला नंबर मुझे मिला, 1 गोल्ड मेडल। दूसरे ने एक्सटेम्पोर डिबेट हुई, 10 में से मैं गया तो फर्स्ट प्राइज मिला, दूसरा गोल्ड मेडल। तीसरे दिन जो है वो शेरी मुकाबला था। तो मैंने गजल लिख के वहां पढ़ दी जाके गजल। उस गजल पे भी मुझे पहला इनाम गोल्ड मेडल, 3 गोल्ड मेडल मुझे मिले। यानी
कितना म्यार गिर गया शहर एक हफ्ते में जी, वो म्यार इस तरह गिरा है कि वो वही गजल आज मेरी शनाख्त है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो वहां से सुनेंगे पूरी। हाँ, वही गजल आज मेरी शनाख्त है, पत्थर था मगर बर्फ के गालों की तरह। ये तो सुननी है आपसे, ये तो सुननी है समझे, हाँ। ये मेरी गजल। लेकिन दिल पे नहीं लीजिएगा हाँ? नहीं नहीं, वो जो होना था वो तो हो गया। नहीं, असल में आपने कहा ना कि शायर तो मैं आज भी अच्छा नहीं हूँ, तो मैं इसको कसर नहीं, मैं इसको हक समझ रहा था। म्यार तो गिर ही गया वाकई। अच्छा, तो 3 गोल्ड मेडल। अब मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ जो लोगों के लिए जो है वो कुछ लोगों के लिए इबरत बन जाए शायद, और कुछ लोगों की नसीहत बन जाए। 3 गोल्ड मेडल, 1 निशाने जफर, इतनी बड़ी ट्रॉफी जो बगल में नहीं आ रही है, वो मुझे वहां से मिली। और उस दिन खाने के मेरे पास पैसे, जेब में कुछ नहीं था। वहां रिफ्रेशमेंट पे जो खाना मैंने खाया, वहां मेहमानों के साथ वो खाना खाया, मेरी जेब में किराए के पैसे नहीं थे। लक्की स्टार से 15 नंबर गाड़ी चला करती थी और 30 पैसे किराया होता था, 30 पैसे तालिब इल्मों का। मेरे दोस्त साजिद मिर्जा गजनवी, इसके इंजीनियरिंग कॉलेज, दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने नीलाम घर से कावासाकी जीती थी। अच्छा, ये कावासाकी पे मुझे लिए फिरते तो खुश होते थे, महमूद को लेके फिर रहे। वो भी गजनवी में था, दोस्त है, हम दरअसल लोग को हमें भाई समझते हैं दोनों, लेकिन बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी, अल्लाह उनको सलामत रखे। साजिद मिर्जा मुझे जो है सारे इनामात के साथ छोड़ने गए वहाँ लक्की स्टार। मैंने कहा लक्की स्टार छोड़ दो, वहां से बस में चल जाऊंगा। अब रास्ते में ये प्लान करता जा रहा हूँ, जब साजिद मुझे बस स्टॉप पे छोड़ेंगे, मैं साजिद से कहूंगा यार 1 रुपया उधार दे दो, मैं कल वापस कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो घर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है। अब वो साजिद वहां खड़े होकर बातें करते हैं, जब तक बस आती नहीं, बस भी आ गई, सब कुछ हो गया, मुंह से हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि यार 1 रुपया दे दो। साजिद मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ कि यार क्या करूं, इतना सामान है, गोल्ड मेडल है, ट्रॉफी है ये। मैं लक्की स्टार से कैंट स्टेशन तक पैदल गया। रात को 11 बजे वाली ट्रेन से बगैर टिकट के बैठ के मैं घर गया, लोकल ट्रेन। और मेरा ये आलम था कि कोई मुसाफिर भी चढ़ता था तो मुझे लगता था टीटी आ गया, तो मारे गए, आज तुम्हारे इनाम भी गए और तुम भी गए, सब कुछ। और नतीजा ये हुआ कि मैं मलीर हॉल तक तो बड़ी खौफ की कैफियत में पहुंचा, और मॉडल कॉलोनी मेरा स्टेशन था। मैं मलीर हॉल पे डर के मारे उतर गया और सारे वो इनामात हाथ में लेके पैदल अपने घर गया। क्या जिंदगी के रुख होते हैं ये सब। ये देखिए ना, जिस आदमी इतने अच्छा दुनिया में वाह मची हुई, दूसरे दिन अखबारात में खबरें लगी हुई बड़ी बड़ी, रेडियो पाकिस्तान जो है रिकॉर्ड करके ले गया, मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, अपने जेब में किराया नहीं चले गए। वहां से फिर रेडियो पाकिस्तान वालों ने मुझे ऑफर की, भाई आप तो टैलेंटेड आदमी, आप यहाँ आ जाएं। वो दिन है और आज का दिन, 40 साल हो गए मुझे ब्रॉडकास्टिंग से वापस। अच्छा माशाल्लाह, 40 साल का अरसा हो गया तकरीबन। नहीं, रेडियो पाकिस्तान से मैंने हर किस्म के प्रोग्राम, अब तो मैं एक प्राइवेट चैनल पर एक प्रोग्राम करता हूँ बहुत अरसे से। वो प्राइवेट चैनल का भी मैं, जब से वो चैनल कायम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीनियर एंकर हूँ उसका, और प्रोग्राम कर रहा हूँ। अब सीरत नबी पे मेरे तकरीबन 600 एपिसोड जो है वो नशर हो चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह, और चल रहा है भी सिलसिला। रेडियो पाकिस्तान से प्रोग्राम आता है, ये अल फलाह इस्लामाबाद से नशर होता है, उसमें मेरी रोशनी के उन्वान से एक तकरीर, कराची से जिन स्कॉलर्स की तकरीर जाती है, उसमें मेरी भी 2-3 तकरीरें यहाँ से जाती हैं, नशर होती। तो इस तरह जो है हम गए, हमने सफ़र का आगाज़ किया। यकीनन रेडियो में अपने शुरू में बज़्म तलबा की भी काफ़ी, बज़्म तलबा का मैं स्टिंकर था, मतलब असिस्टेंट प्रोड्यूसर था। और बड़े रेडियो पाकिस्तान से मैंने बड़े प्रोग्राम शुरू किए नए, मतलब एक बहुत अच्छा इदारा था। एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया था सिर्फ 1 मिनट, ये मेरी क्रिएशन थी, मेरा ही आइडिया था। ज़मीर अली बदायूनी मरहूम हुआ करते थे, और शहनाज सलीम वो आजकल वॉइस ऑफ अमेरिका की प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने प्रोग्राम किया 1 मिनट। उसका टाइटल भी मैंने बनाया था, मतलब पीछे एक घड़ी वाले की दुकान थी, वो उससे घंटा खरीद वो उठा के लाए थे, उसे स्टूडियो में रख के टन 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 टिक 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 टिक, वो पेंडोलियम वाला वो घंटा उसे रिकॉर्ड करके उसका टाइटल बनाया था सिर्फ 1 मिनट। और उसमें ये था कि 1 मिनट का स्क्रिप्ट लिखिए और 1 मिनट में उसे लिख के आप पढ़ दीजिए, उसमें से जिसका स्क्रिप्ट अच्छा होगा उसे इनाम मिल जाएगा। बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था। ये आखिरी प्रोग्राम था जो मैंने, मतलब उस वक्त तक मैं बहुत मशहूर प्रोग्राम कर चुका था, ये आखिरी प्रोग्राम था जो मैं करके रेडियो छोड़ के आया था, इसने के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अनाउंस हो गया था कराची यूनिवर्सिटी। उसके बाद मेरा छोटा भाई याकूब चला गया। 1 मिनट बहुत मुश्किल है। नहीं, ये एक ऐसा आइडिया था जो मुद्दत तो चला, प्रोग्राम बंद हो गया। फिर ये प्रोग्राम जब दोबारा शुरू किया गया बरसों के बाद, तो मुझे उस प्रोग्राम में बुलाया गया कि ये इसके खालिक थे प्रोग्राम के। अच्छा, तो मुझे मुंसिफ के तौर पे बुलाया गया था जी। तो वो प्रोग्राम किया इस तरह, फिर वो हमने हमारी आपको याद है बर्नाड शाह का मशहूर जुमला,
कि जिन्होंने कहा था कि दोस्त मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुझे मुख्तसर खत लिखता, हाँ। लिहाजा मजबूरी में 30-35 सफ़े का खत लिख के भेज रहा हूँ। तो मुख्तसर लिखना तो बहुत मुश्किल काम है बाबा, मैं खुद भी नहीं लिख पाता था बाबा, मुश्किल हो जाती थी कि वो लेकिन एक अच्छा प्रोग्राम था। फिर एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया था, हम लोग आइडियाज डिस्कस करते जा रहे, मैंने तो नहीं शुरू किया, शुरू तो प्रोड्यूसर्स करते हैं, आइडियाज डिस्कस करते थे। तो एक सजेशन मेरी थी कि एक प्रोग्राम जो कुरान फहमी के नाम से शुरू किया जाए, कुरान की एक आयत दे के बच्चों से तकरीरी मुकाबला कराया जाए उसमें, और वो बहुत बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था वो। उस जमाने में रेडियो पाकिस्तान, बज़्म तलबा, बच्चों के प्रोग्राम, ट्रेनिंग सेंटर खुद भी बहुत बड़े ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी थे। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से और अपने कॉलेज से इतना नहीं सीखा जितना मैंने रेडियो पाकिस्तान से सीखा और रेडियो पाकिस्तान की कैंटीन से सीखा। कैंटीन से सारा टैलेंट पाकिस्तान का क्रीम जो है वो कैंटीन में बैठी होती थी। अच्छा। स्क्रिप्ट राइटर वहाँ होते थे, सलीम अहमद मरूम बैठे होते थे, मजमा शायरों का लगा होता था, अदबी गुफ्तगुएं चल रही थी, वो कॉफी हाउस था बहुत बड़ा, छोटा सा, वहाँ बैठे होते थे। वहाँ गुलकार वहाँ है, मौसीकार वहाँ है, धुनें वहाँ बन रही हैं, स्क्रिप्ट वहाँ एडिट हो रहे हैं, रिहर्सल वहाँ हो रही है, मैच बैसे वहाँ, एक तमाशा होता था वहाँ। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और बड़े बड़े लोगों से मिलने का। आज जो बिल्कुल लेजेंड लोग हैं ना अपने लेवल के जी, वो सब हमारे करीब तरीन अहबाब में शामिल हैं, और सलाम दुआ, और उनसे जिनसे क्या दौर था वो कि चेहरा नजर नहीं आ रहा है और लोग आवाजों के दीवाने होते थे उनकी। मुन्नी बाजी क्या चीज, मुन्नी बाजी के साथ हमने प्रोग्राम शुरू किया था। मुन्नी बाजी को पहली मरतबा मैं कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वीक में रूबरू प्रोग्राम में लाया था जी। उससे पहले मुन्नी बाजी जो है कभी बाहर नहीं निकलती, जो कॉन्शियस थी अपने कद की वजह से, होता है 2.5 फीट 2.5 फीट की 3 फीट की खातून थी। एकेडमी थी अपनी बच्चों की ट्रेनिंग के मामले में, कोई शक नहीं है, कोई शक। एकेडमी थी वो खातून। तो पहली मरतबा जब रूमरू में लेकर बहुत नाराज वराज भी थे। अच्छा, हम बेतकल्लुफ थी हमसे, तो बोले कि महमूद तुझे बहुत मैं तुझे थप्पड़ लगाऊंगी, तो मुझे बेइज्जत करवाएगा वहाँ ले जाके, और बड़ी मना मुनू के ले गए। लेकिन जो इस्तकबाल कराची यूनिवर्सिटी के मजमे ने उनका किया था, उसके बाद तो मुन्नी बाजी हमारी वो हो गई थी, वो सराखों भी बिठाने लगी थी बेचारी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो और बड़े बड़े जितने लेजेंड लोग थे उस जमाने के, उनसे अब मैं आज के वो मुन्नी बाजी ने अपना एक किस्सा कहीं लिखा कि जब वो उनके अपनी कद के बारे में इतनी कॉन्शियस थी कि वो तकरीबन अपने आप को उन्हें घर में बंद रखा हुआ था और आइसोलेट हाँ, और निकलती नहीं थी बाहर कभी, तो और पीछे रहती थी रेडियो पाकिस्तान जी जी, बिल्कुल बचपन की बात है। तो कहेंगे क्योंकि वो बिल्कुल कमरे से बाहर निकलती थी, कहेंगे मेरे फादर जो थे वो मुझे जबरदस्ती लेके जाते थे, और जो शहर में जगह जगह जो अपाहज और बूढ़े थे उनको अपने हाथ से पैसे वगैरह दिलवाते थे, ताकि फिर मुझे मालूम हुआ कि मैं कितनी बेहतर हूँ उनसे। सबसे ये कि इस तरीके से बहुत कॉन्शियस नहीं, कहीं नहीं आती, मिलती जुलती नहीं, और आवाज कितनी प्यारी थी उनकी। हाँ, बच्चों वाली आवाज थी ज़ाहिर है, और वो वही उनका टैलेंट था, वही उनका टैलेंट। लेकिन वो बच्चों का प्रोग्राम मुन्नी बाजी के बगैर मुकम्मल नहीं होता था, और उनके ट्रेन किए हुए लोग हम जैसे आज जो है वो ब्रॉडकास्टिंग में कहाँ से कहाँ पहुंचे। चलिए, मुन्नी बाजी की बातें चलती रहेगी, मैं ख्याल थोड़ा सा और एक वक्फा कर लें, फिर अगले से भी चलते हैं।